हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करें। यानी कि इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक जो है अच्छे से डिस्कस किया है। और मैं बता दूं कि ये पॉलिटी का आज जो है लास्ट सेशन है। इसके बाद पॉलिटी हमारा पूरी तरह से फिनिक्स हो जाएगा। इसके बाद एक पोस्ट डाला गया है चैनल के कम्युनिटी में, वहां पे आपको वोट करना है, कमेंट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। मैं बता दूं कि जो आपका एनसीईआरटी पॉलिटी है महेश वर्णवाल का, इसका पीडीएफ अवेलेबल है, आप चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप पर जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 61 पूछा गया है कि निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए, किस सदन का विघटन नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है राज्य विधानसभाएं और डी है राज्य विधान परिषद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य विधान परिषद। इसको विघटित नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो है विघटन किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का विघटन तो किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा को न तो विघटित किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 169 के अनुसार अगर बात करें तो संसद को किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन उसका विघटन नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 62 है, पूछा गया है कि विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका जो अध्यक्ष होता है वो अपने पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका जो अध्यक्ष होता है पद पर बना रहता है। इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा के पहली बैठक के ठीक पहले तक विधानसभा के विघटन के बाद भी जो उसका स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वो अपने पद पर बना रहता है। कब तक? जब तक मतलब कि नई विधानसभा जो है इसकी पहली बैठक नहीं हो जाती है, तब तक जो है ये अपने पद पर बना रहता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके बारे में अगर बात करें तो अनुच्छेद 179 ग के अनुसार विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। ठीक है। 63 है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? भारत के किस राज्य में, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। याद रखिएगा, इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है जहां पर सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उत्तर प्रदेश में कौन बनी थी? याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, और वे वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश की जो है मुख्यमंत्री बनी थी। 64 है, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष का, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, संविधान में जो हमारा संविधान है, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन इसे सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक माना जा सकता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल मूल रूप से 5 वर्ष था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, यानी आपातकाल के दौरान अगर बात करें तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 6 वर्ष। ठीक है, तब से जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसीलिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल 6 वर्ष है। 65 है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। 4 ऑप्शन है। ठीक है,
इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिस्कस किया है कि किस किस राज्य में विधान परिषद है, किस किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। जिस राज्य में विधान परिषद है उसी को आपको याद रखना है, बाकी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 168 वन क के अनुसार अगर बात करें तो वर्तमान में भारत के 7 राज्यों में, कितने राज्यों में, भारत के 7 स्टेट में, 7 राज्यों में जो है आपका विधान परिषद है। कहां कहां पर? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, याद रखिएगा, कर्नाटक हो गया, यूपी हो गया, इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में विधान परिषद है। लेकिन जो ऑप्शन में राजस्थान दिया गया है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 66 है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 500। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 170 वन के अनुसार अगर बात करें तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने हुए सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 500 और 500, अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी, 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। लेकिन सिक्किम, याद रखिएगा, सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पुदुचेरी में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है 32, सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है और गोवा तथा पुदुचेरी में 40 और 30 है। इस प्रावधान के ये अपवाद हैं, इनको अपवाद में रखा गया है। सदस्यों के संख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है, जहां पर मेंबर कितने हैं? 403, जबकि छोटी विधानसभा कहां की है? पुदुचेरी की, मेंबर हैं 30। इसके बाद प्रश्न संख्या 67, राज्यों में मनी बिल यानी जो धन विधेयक है प्रस्तुत किया जा सकता है किसके, मतलब कि कौन करता है? धन विधेयक प्रस्तुत किसके द्वारा किया जाता है? तो कौन करता है बताइए? राज्यों में जो मनी बिल होता है प्रस्तुत किया जा सकता है किसके माध्यम से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल जो है विधानसभा में इस मनी बिल को जो है प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो विधानसभा के मतलब कि केवल विधानसभा के द्वारा जो है मनी बिल जो है राज्यों में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य में जो मनी बिल होता है, जो धन विधेयक होता है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये राज्यों के बारे में बात हो रही है, तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो राज्यों में मनी बिल होता है केवल विधानसभा में जो है इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 198 के अनुसार अगर बात करें तो जो विधेयक होता है, धन विधेयक, विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो केवल विधानसभा में जो है मनी बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। 68 है, विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में किया गया है? विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में किया गया? आपको तो पता ही है, इसके बारे में बहुत पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, 2-3 बार इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और सब्जेक्ट कितने हैं, किन किन सूची में कितने सब्जेक्ट हैं, कितने बढ़े हैं, पहले कितने थे, इन तमाम पहलुओं पर हम लोगों ने फोकस डाला था। तो आप लोग को याद होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण का जो विधायी शक्तियों का जो केंद्र, जो विधायी शक्ति है, इनका केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण का जो उल्लेख है, उस सूची को क्या बोलते हैं? कौन सी सूची में इसका उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वीं जो है अनुसूची, 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण का उल्लेख संविधान के 7वीं अनुसूची में जो है किया गया है। और संविधान के भाग, याद रखिए, संविधान के भाग क्या 11 के अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद और राज्य विधान मंडलों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया है। तो याद रखिएगा। इसके बाद है 69 नंबर प्रश्न है, संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत?
संघ और राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंध है, इनकी जो उल्लेख है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत। देखिए, संघ और राज्यों के मध्य अगर बात करें, संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय जो संबंध है, जो फाइनेंशियल रिलेशंस है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 268 से 293 तक किया गया है। इसमें भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और वित्त आयोग तथा संघ राज्यों के बीच करों के अधिरोपण और संग्रहित यानी कलेक्टेड आदि को सम्मिलित किया गया है। अधिरोपण करने का, संग्रह करने, इन सभी का जो है इसमें जो है जिक्र किया गया है। प्रश्न संख्या 70 है, 70 नंबर। जो रीजनल काउंसिल होता है, क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है किसके द्वारा? जो रीजनल काउंसिल होते हैं, किनके द्वारा सृजित होते हैं? तो देखिए, जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, ये जो क्षेत्रीय परिषद है, जो रीजनल काउंसिल हैं, ये संसदीय कानून के द्वारा इनका गठन होता है, इनका सृजन होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। कहीं भी डाउट हो, कोई अगर आपको प्रश्न में लगता है कि यहाँ पे ये पॉइंट जो है डिस्कस होना चाहिए या इसमें कुछ डाउट है, तो आप लोग कमेंट किया करिए, ठीक है। आपके लिए टेलीग्राम चैनल है, क्विज ग्रुप है, वहां भी इन सब प्रश्नों को कराया जाता है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर जाके आप उस टॉपिक पर रिलेटेड जो है या उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पहलू हैं, आप उस पर जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो आप लोग डिस्कस किया करिए, कमेंट किया करिए। अगर आपको लगता है कि किसी भी पॉइंट या किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए, या कोई आपके पास जो लगता है कि डाउट है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप इसके लिए हमें मतलब मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, संसद के द्वारा पारित अधिनियम से वर्ष 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई, जो निम्नवत है: दक्षिण, उत्तर, मध्य, पूर्व और पश्चिम। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व के लिए 6ठी क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना 1971 में की गई, और प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो प्रश्न संख्या 71, इसमें क्या प्रश्न पूछा गया? 71 में भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? कौन सी योग्यता अनिवार्य नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको देखकर बताना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी आपके पास अयोग्यता नहीं भी है, तो कोई बात नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो ये आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये जो अर्हता है वो अनिवार्य नहीं है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए। क्यों? इसके बारे में देख लेते हैं। ये अगर बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अंतर्गत या इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो है क्वालिफिकेशन का होना आवश्यक है, निम्न योग्यताओं का होना आवश्यक है। जैसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है, 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश यानी जज रहना आवश्यक है, रह चुके हों तो आप जो है इसके लिए क्वालिफाइड हैं, या 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक जो है 10 वर्ष 10 इयर्स तक जो है एडवोकेट रह चुके हों। चौथा, राष्ट्रपति के राय में आप जो है मतलब कि कह सकते हैं पारंगत विधि वेता हो, मतलब कि आप अच्छे विधि वेता हो राष्ट्रपति के राय में। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। 72 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित किए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनके जो वेतन और भत्ते हैं, वेतन और भत्ते जो होते हैं किस पर भारित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का संचित निधि पर। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनके वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर जो है भारित होते हैं, संचित निधि से इनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन भारत के संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर जो है ये चार्ज होते हैं, भारित होते हैं।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य के, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ते और पेंशन भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। वहीं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनके वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि पर, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसके बाद है 73, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ है संघ राज क्षेत्र और दूसरी तरफ है क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय। तो किस मतलब कि उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है किस संघ राज क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, आपको मतलब मिलान करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चलिए अगर बात करें मिलान कीजिएगा। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी, इसका जो क्षेत्राधिकार है किस उच्च न्यायालय पर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका जो संबंध है मद्रास से है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जो संबंध है वो है आपका कलकत्ता, लक्षद्वीप का केरल और दमन दीव का बंबई। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। देखिए अगर बात करें तो पुदुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय, पुदुचेरी का जो संबंध है मद्रास उच्च न्यायालय से है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कलकत्ता उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय और दमन दीव बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है ये आते हैं। 74 है जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। 74 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि जिला जो न्यायाधीश होते हैं इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका बहुत ही सरल सा इसका जवाब है, आपको पता भी होगा। अगर पता है तो ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होता है राज्यपाल के द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद ही की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 233(2) के अनुसार अगर बात करें तो कोई भी व्यक्ति जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा, तभी मतलब उसकी जो क्वालिफिकेशन है, मतलब कि उस क्वालिफिकेशन के अनुसार वह तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष का मतलब 7 वर्ष तक जो है 7 वर्ष तक जो है वो अधिवक्ता रह चुका हो। उच्च न्यायालय के अधीन और उसके नियंत्रण में कार्य करने वाले न्यायाधीशों को अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। इसका उल्लेख कहां पर किया गया है तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक। जो जिला न्यायालय है, जो जिला न्यायालय होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिमिनल कोर्ट और दूसरा होता है सिविल कोर्ट। याद रखिएगा, क्रिमिनल और सिविल कोर्ट। इसके बाद 75 नंबर प्रश्न पूछा गया कि भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, भारत के जो उच्चतम न्यायालय है इसको कौन सा क्षेत्राधिकार प्राप्त है आपको बताना है। तो यहां पे भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा मतलब कि जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, आर्टिकल के बारे में भी डिस्कस किया था कि कौन सा आर्टिकल किसके मतलब कि अधीन आता है, क्या क्या उसको जो है क्षेत्राधिकार प्रदान करता है उच्च न्यायालय को और जो है सर्वोच्च न्यायालय को। तो उच्चतम न्यायालय यहां पर पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट पूछा गया, तो सुप्रीम कोर्ट को जो है कौन सा क्षेत्राधिकार यहां पे प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देखकर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए मूल, अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार, यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी है। भारत के उच्चतम न्यायालय को जो प्राप्त है मूल अधिकार से संबंधित क्षेत्राधिकार, अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान के द्वारा व्यापक क्षेत्राधिकार जो है प्रदान किया गया, जैसे मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, इसके अंतर्गत केंद्र राज्य विवाद या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद आदि। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी जो एपिलेटेड ज्यूरिडिक्शन होता है, इसमें उच्चतम न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है। इसे संवैधानिक, दीवानी और डांडिक आदि विषयों में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें जो है सुनने का अधिकार है। तीसरा है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विशेष परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय से जो है कंसल्ट मांग सकता है, परामर्श मांग सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है 76, निम्नलिखित में से किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को जो है अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कमेंट किया करिए आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं। अभिलेख न्यायालय यानी जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसका उपबंध या प्रबंध जो है संविधान के अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का जो है मतलब कि प्रदान किया गया है। जो आर्टिकल 129 है इसका संबंध उच्चतम न्यायालय से है और जो आर्टिकल 215 है इसका जो संबंध है वो उच्च न्यायालय से है। 77 है, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है। जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये प्रचलित है कहां पर? भारत में है या केवल अमेरिका में है, केवल ब्रिटेन में, या भारत और अमेरिका दोनों में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और अमेरिका दोनों में। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू का जो मतलब कि जो बेस है वो कहां से लिया गया है? इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में यह प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। ठीक है, आर्टिकल 13 में इसका झलक मिलता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अर्थ है कि कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय के द्वारा पुनर्विचार करना और संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध पाए जाने पर उसे रद्द कर देना इसका अधिकार है। किसका? न्यायालय का, याद रखिएगा। 78 है, भारत में न्यायिक सक्रियता का जो संबंध है वो किससे है? न्यायिक सक्रियता का जो संबंध है वो किससे है? तो जनहित याचिका से। न्यायिक सक्रियता का अर्थ है जब न्यायपालिका अपनी न्यायिक भूमिका से जो है आगे बढ़कर, न्यायपालिका जो है अपनी, अगर बात करें तो न्यायपालिका अपनी न्यायिक भूमिका से जो है आगे बढ़कर कार्यपालिका या विधायिका की भूमिका में इंटरफेयर करने लगे तो इसे न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता का स्रोत जो है संविधान नहीं है बल्कि इसका जो संबंध है वो जनहित याचिका से है, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 79, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब क्या होगा? भारत के संविधान में पंचायत और नगर पालिका से संबंधित जो 73वें 74वें संविधान संशोधन था, इस समय जब ये संशोधन हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया है, आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पंचायतों से संबंधित 73वां संविधान संशोधन तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। उस समय यानी इस संशोधन के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे, जो भारत के प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक था। प्रश्न संख्या 80 है, पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। देखिए, अगर बात करें तो पंचायती राज प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, पहला है इनमें सरकार की 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है, यह भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। इसके बाद जो तीसरा दिया गया है कि जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद शामिल होते हैं, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। यानी तीनों कथन बिल्कुल करेक्ट कथन है, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। पंचायती राज प्रणाली त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से स्थानीय स्वशासन के लक्ष्यों की पूर्ति करती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से विकास और प्रशासन में आम जनता की भागीदारी तथा सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जिला परिषद में अन्य सदस्यों के अतिरिक्त उस जिले के विधायक एवं सांसद भी पदेन सदस्य होते हैं। इसके बाद 81 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य है।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला प्रथम राज्य है, जहां 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में पंचायती राज का प्रारंभ किया। याद रखिएगा। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 82। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की अनुशंसा की थी, किस मॉडल की अनुशंसा की थी? अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस मॉडल की अनुशंसा की थी? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा द्विस्तरीय। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए, खामियों को दूर करने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा थी। इस अनुशंसा मतलब कि जो अनुशंसा की कि यह अनुशंसा द्विस्तरीय थी पंचायती राज के संदर्भ में। प्रथम स्तर पर क्या था? मंडल पंचायत। इसमें 15 से 20 गांव थे। द्वितीय स्तर पर जिला परिषद शामिल होंगी। तो मंडल पंचायत और जिला परिषद दो स्तरीय होगा, द्विस्तरीय होगा। तो इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की, रिकमेंड किया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो आशय है वो क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो आशय है, इसका मतलब होता है स्थानीय सरकार। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय स्वशासन की स्थापना से है, जहां स्थानीय विषयों से संबंधित निर्णयों में स्थानीय जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84 है। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में क्या क्या शामिल है? यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे गए, याद रखिएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो शामिल है ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अगर बात करें तो ग्राम पंचायत, ठीक है, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद शामिल है, परंतु कुछ राज्यों में इनसे भिन्न प्रावधान भी हैं। ठीक है, केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, ये एक स्तरीय ग्राम, मतलब कि यहाँ पे ग्राम पंचायत है, एक स्तरीय वाले हैं ये। असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, यहाँ पे द्विस्तरीय पंचायत है, यानी ग्राम पंचायत समिति है। ठीक है, और तीसरा जो वर्ग है जैसे पश्चिम बंगाल, यहाँ पे 4 स्तरीय ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद, यानी 4 स्तरीय यहाँ पे पंचायत है। याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें जो पॉइंट है कि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, यहाँ पे पंचायतों के स्थान पर एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। यहाँ पे पंचायत नहीं है, इसके स्थान पर एक स्तरीय यानी प्रथम स्टेज तक कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेज तक प्रथम कह सकते हैं कि जो जनजातीय परिषद है यही यहाँ पे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में यहीं पे ये कार्य करते हैं। तो एक स्तरीय जनजातीय परिषद। 85 है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो परिभाषा है, अगर कोई राजनीतिक दल है जिसे राष्ट्रीयता का या राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करना है तो कुल वैध मतों को 6% मत प्राप्त कर लेता है। तो कितने राज्यों में? तो अगर वो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीयता का दर्जा तभी दिया जाता है जब वो कुल वैध मतों का बताइए, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कुल वैध मतों का 4 या अधिक राज्यों में 6% प्राप्त कर लिया हो, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 4 या अधिक राज्यों में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देने का कार्य इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। निर्वाचन आयोग के द्वारा इन्हें यह मान्यता दी जाती है। राष्ट्रीय दल अगर बात करें तो राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं हैं।
यदि कोई दल लोकसभा या राज्यसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में 6% वैध मत प्राप्त कर ले, साथ ही एक राज्य या एक से अधिक राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीट प्राप्त कर ले। ठीक है। दूसरा है, यदि किसी दल को लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें प्राप्त हो जाए, और यदि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो उन्हें मतलब कि कह सकते हैं कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 86, भारत की संसद के द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? जो दल बदल विरोधी कानून है किस वर्ष यह पारित हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा 1985, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 1985। भारत की संसद के द्वारा 1985 में 52वें यानी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून का निर्माण किया गया था। साथ ही संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के विषय में उपबंध किए गए। बाद में क्या हुआ कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 10वीं अनुसूची में परिवर्तन करके यह प्रावधान कर दिया गया कि यदि किसी दल के न्यूनतम 2/3 सदस्य समूह बनाकर दल का विभाजन कर देते हैं तो इस स्थिति में वे सदस्य दल बदल अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य नहीं माने जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 87 है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? जो इलेक्शन कमीशन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। आर्टिकल 324 के अंतर्गत जो है 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। निर्वाचन आयोग संसद एवं प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावलियां जो है तैयार करता है, और साथ ही उपयुक्त सभी निर्वाचनों का जो है ये अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भी करता है। 88 है, विवाह विच्छेद और गोद लेना निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है? विवाह विच्छेद तथा गोद लेना निम्नलिखित में से किस अनुसूची के या किस सूची के अंतर्गत जो है सम्मिलित है? तो इसका जो सही से जो मतलब कि जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सूची 3rd समवर्ती सूची में। विवाह विच्छेद गोद लेना समवर्ती सूची का ये विषय है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सूची 3 में समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। समवर्ती सूची पर विधि बनाने का जो अधिकार है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है, किंतु दोनों विधियों में विरोध होने पर संसद के द्वारा बनाई गई जो विधि है वो ज्यादा मान्य होगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो उपबंध है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके बाद 89 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, एक तरफ है संविधान का जो अनुच्छेद और दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय दिया गया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 का जो संबंध है वो किससे है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से है। अनुच्छेद 75 जो है इसका जो संबंध है किससे है? तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के नियुक्ति से है। आर्टिकल 155 इसका संबंध राज्य के राज्यपाल के नियुक्ति से है, और अनुच्छेद 164 इसका संबंध राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के जो है बताइए नियुक्ति से है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 90 है, 90 नंबर में पूछा गया सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 में जो है आपका भाग है और सूची 2 में उससे संबंधित जो है विषय दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिलान कीजिए, आपको तो मालूम ही होगा इसका सही जवाब क्या होगा। भाग 9 का जो संबंध है वह है पंचायत से, भाग 8 का जो संबंध है वह संघ राज क्षेत्र से, भाग 9 का जो संबंध है वह है नगरपालिका, और भाग 4 का जो संबंध है वह है मूल कर्तव्य से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से ताकि आपको रिवीजन हो जाए। संविधान का जो भाग 9 है पंचायतों से संबंधित है, और इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम
1992 के द्वारा जोड़ा गया। भाग भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है और भाग 9 का नगर पालिकाओं से संबंधित है और इसे जो है भाग 9 का जो है इसका जो संबंध है नगर पालिका से है और इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया और भाग 4 का इसका जो संबंध है मूल कर्तव्य से है और इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 91 में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा, आप मिलान कीजिए। एक तरफ संविधान का अनुच्छेद, दूसरे तरफ उससे संबंधित विषय दिया गया है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 124 का जो संबंध है उच्चतम न्यायालय से है। अनुच्छेद 5 का संबंध नागरिकता से है, सिटीजनशिप से है। अनुच्छेद 352 का जो संबंध है आपातकाल से है और 245 का जो संबंध है आर्टिकल 245 इसका जो संबंध है विधायी शक्तियों का वितरण से है। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 5 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप, अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा और अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया गया है। 92 का जो संबंध है, जो प्रश्न पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर अवस्थित है? तो हेग में। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के द्वारा 18 अप्रैल 1946 में की गई। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त हो जाता है और एनसीईआरटी महेश वर्णवाल सार जो पॉलिटी है ये पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो गया। तो आप चैनल के कम्युनिटी में जाइए, वहां पे आप कमेंट कीजिए। एक पोस्ट जो है अपडेट किया गया है, पोस्ट के नीचे जो है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वहां पे बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट जो है स्टार्ट किया जाए, वहां पे आपको चूज करना है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें।